अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुर्किया में पिछले 10 दिनों से एहतजाज हो रहा है। वहाँ आवाम सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही है और एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस्तांबुल में सबसे पहले एहतजाज हुआ। इस्तांबुल के बाद तुर्किया की राजधानी अंकारा में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और अब इज़मीर में भी एहतजाज होने लगा और ये तीनों तुर्की के सबसे बड़े शहर माने जाते हैं। इस एहतजाज की वजह से अब तक 1400 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 से ज़्यादा सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और दुनिया भर की मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, ख़ासतौर पर वेस्टर्न मीडिया में इन दिनों सबसे ज़्यादा तुर्किया के प्रोटेस्ट को कवर किया जा रहा है, इसको कवरेज दी जा रही है। और उसकी वजह ये है कि तुर्किया का ये जो प्रोटेस्ट है वो तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के ख़िलाफ़ है, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। और ये बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट अगर इसी तरह चलता रहा तो रजब तय्यब एर्दोगान की हुकूमत का ख़ात्मा हो सकता है, उनका इक़्तिदार ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है अकरम इमाम ओलो की गिरफ्तारी के खिलाफ हो रहा है। अकरम इमाम ओलो इस्तांबुल के मेयर हैं और इस्तांबुल के मेयर बने वो तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की पार्टी के उम्मीदवार को हरा करके, उनको हराने की रजब तय्यब एर्दोगान की पार्टी ने लगातार कोशिश की, एक पार्टी ने, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी और अकरम इमाम ओलो जीत गए। उसके बाद अकरम इमाम ओलो को रजब तय्यब एर्दोगान का एक तरह से मुकाबिल के तौर पर बनाकर दिखाया गया और कहा गया कि तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के मुकाबले में साल 2028 में जो उम्मीदवार होंगे तो अकरम इमाम ओलो ही होंगे। इस तरह वहाँ की अपोजिशन पार्टी ने इस पूरे मामला को पेश किया। उसके अलावा उन्होंने अपोजिशन की तरफ से सदारती उम्मीदवार के लिए ऐलान भी अकरम इमाम ओलो का कर दिया, जो CHP वहाँ की अपोजिशन पार्टी है। उसी के बाद अकरम इमाम ओलो पर जो मुकदमा चल रहा था उसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। खबरों के मुताबिक अकरम इमाम ओलो की जो गिरफ्तारी हुई है करप्शन के चार्ज में, अकरम इमाम ओलो इस्तांबुल के मेयर हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था करप्शन का, गद्दारी का। करप्शन और रिश्वत के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया और अकरम इमाम ओलो की गिरफ्तारी हो जाती है। जैसे तुर्किया के इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओलो की गिरफ्तारी की खबर सामने आती है, उनके चाहने वाले, उनकी पार्टी के वर्कर सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं और प्रोटेस्ट का सिलसिला बढ़ता जाता है। पहले इस्तांबुल में प्रोटेस्ट शुरू होता है, उसके बाद अंकारा में प्रोटेस्ट होता है, फिर इज़मीर में भी प्रोटेस्ट की कॉल दी गई। तो CHP जो वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, कमाल अतातुर्क की पार्टी है, उसकी तरफ से एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। उधर हुकूमत ये कह रही है कि जो एहतजाज हो रहा है उस एहतजाज को नहीं होना चाहिए। अकरम इमाम ओलो की जो गिरफ्तारी हुई है, मिलत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिलत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। वो करप्शन की वजह से हुई है, अदालत के फैसले की वजह से हुई है। अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि अकरम इमाम ओलो के ख़िलाफ़ जो मुकदमा चल रहा था उस मुकदमा के पीछे की जो वजह है वो सियासत है, राजनीति है और वो ताकतवर ना बन सके, वो मजबूत ना बन सके, रजब तय्यब एर्दोगान का मुकाबला ना कर सके, इसी वजह से उनको जेल में डाला गया है। तुर्किया में साल 2000 से ही रजब तय्यब एर्दोगान की हुकूमत है। पहले वो तुर्किया के वज़ीर आज़म बने, उसके बाद सदर बने और लगातार तुर्की पर उनकी हुकूमत बरकरार है और 2028 में तकरीबन 30 साल की मुकम्मल पूरी हो जाएगी रजब तय्यब एर्दोगान की हुकूमत को। तुर्किया में ये रजब तय्यब एर्दोगान का एक अपना इम्तियाज़ है, उनकी अपनी एक शान है, उनका रिकॉर्ड है कि लंबे अरसे तक वो हुकूमत में बरकरार है और जमहूरी अंदाज में जमहूरी इदारों को बरकरार रखते हुए उनकी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। साल 2016 में उनके खिलाफ बगावत हुई थी, लेकिन आवाम ने ही बगावत को कुचल दिया था। उसके बाद रजब तय्यब एर्दोगान ने रेफरेंडम कराया और तुर्किया की पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया। मज़ीद पावर को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा को उन्होंने ख़त्म कर दिया और उन्होंने सदारती कौंसिल तश्कील दी। 16 अफराद उनकी सदारती कौंसिल में होते हैं जो वहाँ के मिनिस्टर होते हैं। तो जिस तरह अमरीका में सदर के पास पावर होता है वैसा ही निज़ाम रजब तय्यब एर्दोगान ने तुर्की में नाफिज कर दिया रेफरेंडम करा करके और 2017 से फिर वो तुर्किया के सदर बने हुए हैं। अब तुर्की में अगला इलेक्शन 2028 में होगा। पिछले दिनों जो तुर्किया
में इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन पर सबकी नज़र थी। रजब तय्यब एर्दोगान को लगातार हराने की कोशिश की गई, पूरी तैयारी की गई, लेकिन कुछ ही वोटों से रजब तय्यब एर्दोगान अपना चुनाव जीतने में कामयाब रहे। और उसकी वजह यह थी कि जो अपोजिशन पार्टी थी उनके पास एक भी कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो रजब तय्यब एर्दोगान का मुकाबला कर सके, जबकि तमाम अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद हो चुकी थी, एक हो चुकी थी। अब 2028 के इलेक्शन के लिए CHP ने अकरम इमाम ओलो को, जो इस्तांबुल के मेयर हैं, उनको सदर का उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है। इस्तांबुल का जो मेयर बनता है उसका असर रसूख पूरे तुर्की की सियासत में होता है। रजब तय्यब एर्दोगान भी सियासत में यहाँ तक इस्तांबुल के जरिए ही पहुँचे। रजब तय्यब एर्दोगान के बारे में कहा जाता है कि पहले वो शिकंजी बेचते थे, फुटबॉल के वो खिलाड़ी थे, और फिर उन्होंने मेयर का इलेक्शन लड़ा और इस्तांबुल के वो मेयर बन गए। मेयर बनने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, AK पार्टी, जिसको जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी कहा जाता है, और इसके ज़रिए उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। फिर उनकी पार्टी अक्सरियत में आ गई। साल 2000 में उनकी पार्टी के पास इक़्तिदार आ गया। किसी और को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी थी तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। फिर उन्होंने अपने ख़िलाफ़ फैसले को हटाया, तब जा कर के वो वज़ीर आज़म के ओहदा पर फायज़ हुए और तकरीबन 10-12 सालों तक वो लगातार वज़ीर आज़म रहे। फिर वो मुल्क के सदर बने और लगातार वो सदर बने हुए हैं। और कोई भी पार्टी AK पार्टी को इक़्तिदार से हटाने में या बाहर निकालने में लगातार नाकाम है। लेकिन रजब तय्यब एर्दोगान की मकबूलियत भी तुर्किया में अब धीरे धीरे कम हो रही है। महंगाई वहाँ बढ़ती जा रही है, जो लीरा की कीमत है वो डाउन होती जा रही है। एक ज़माना था जब एक लीरा $3 के बराबर, जब $1 की वैल्यू 3 लीरा के बराबर होती थी, लेकिन अब जो लीरा है और डाउन हो गया और $1 की जो वैल्यू है वो 7 लीरा के बराबर होती है। महंगाई वहाँ बढ़ती जा रही है। वहाँ की जो आवाम है वो चाहती है कि तुर्की भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, और तुर्की की जो पॉलिसी है फ़लस्तीन के हवाले से, इजराइल के हवाले से, उसकी वजह से लगातार तुर्की के प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया जा रहा है और तुर्की को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। CHP ने लगातार वादा किया कि हम तुर्की को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना देंगे। CHP जो पार्टी है इसको अमेरिका की हिमायत मिलती है, यूरोपीय ममालिक की हिमायत मिलती है, क्योंकि इसका जो तर्ज़ हुकूमत है, इसकी जो हुकूमत का अंदाज़ है वो सेकुलरिज़म का अंदाज़ है, इस्लाम मुखालिफ अंदाज़ है। जबकि रजब तय्यब एर्दोगान के दौर में तुर्किया में इस्लाम की जो कदरें हैं मजबूत हुई है, इस्लाम की जड़ें मजबूत हुई है। दोबारा से वहाँ इस्लाम की तालीमात पर मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ लोगों ने अमल करना शुरू किया है। तो रजब तय्यब एर्दोगान ने धीरे धीरे इस्लामी इक़्तिदार को तुर्किया में नाफिज किया, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया के खात्मा के बाद 1924 में जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपनी हुकूमत वहाँ बनाई तो उनको इस्लाम से और मुसलमानों से इतनी शदीद नफ़रत थी कि उन्होंने इस्लाम के ज़्यादातर अहकामात पर पाबंदी लगा दी। मस्जिदों पर ताले लटका दिए गए, अजान देने पर पाबंदी लगा दी गई, कई जगह अजान के जो कलिमात थे उसको तब्दील करने का फैसला जारी किया गया, मदरसों को बंद कर दिया गया, बड़ी बड़ी मस्जिदों पर ताले लटका दिए गए, आया सोफिया को भी उसने म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि तुर्किया का जो रस्मुल ख़त था उस रस्मुल ख़त को उसने इंग्लिश रस्मुल ख़त में तब्दील कर दिया। बड़ी बड़ी खानकाहों पर उसने बंदिश लगा दी और ये बंदिश लगातार वहाँ चल रही थी। बीच में कई लोगों ने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर रजब तय्यब एर्दोगान सामने आते हैं, वो कोशिशें करते हैं और उनकी जो कोशिश है कामयाब हो जाती है, वो इक़्तिदार में आते हैं और जमहूरी अंदाज में जो तुर्किया का आइन है उसका सहारा लेते हुए उन्होंने तुर्किया में ये सारी तब्दीली की और अब तुर्किया में जमहूरी कदरें मजबूत है। तुर्किया में अब आपको हिजाब में ख़वातीन नज़र आ जाएंगी, अब आपको मस्जिदों में अजानें होती हुई नज़र आएंगी, हर जगह आपको लगेगा कि इस्लाम यहाँ है, मुसलमानों का देश है। हया सोफिया को दोबारा से उन्होंने मस्जिद में तब्दील किया। तो ये रजब तय्यब एर्दोगान का अपना कंट्रीब्यूशन है, किरदार है। उसके अलावा दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में जब कुछ होता है, दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो तुर्की खुलकर बोलता है, आवाज़ उठाता है। ये रजब तय्यब एर्दोगान का किरदार रहा है। आज भी फ़लस्तीन के मामले में गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान जो लड़ाई चल रही है तो यहाँ भी गज़ा पट्टी को सबसे ज़्यादा मदद भेजने वालों में तुर्किया का भी नाम शामिल है। और भी बैकडोर से किस तरह की मदद तुर्किया ने की है, मीडिया के ज़रिए तुर्किया ने बहुत ज़्यादा मदद की है। हमास के कई सारे रहनुमाओं को तुर्किया ने अपने यहाँ रिहाइश दे रखी है। जंगबंदी के सिलसिले में भी तुर्किया ने अहम किरदार अदा किया। अफ्रीका जब इसराइल के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ने इंटरनेशनल कोर्ट जाता है तो तुर्किया ने भी उस मुकदमा की पैरवी की। तो खुल करके इसराइल के ख़िलाफ़ तुर्की तो नहीं जा सका, लेकिन उसने उन तमाम अरब मुल्कों से ज़्यादा मदद की
غزہ پٹی کی، حماس کی، جو دوسرے عرب ممالک کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ تو یہ رجب طیب اردوغان کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کی حکومت ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ، ویسٹرن طاقتیں، یورپین طاقتیں چاہتی ہے کہ ترکی میں رجب طیب اردوغان کے اقتدار نہ رہے۔ ترکی کا جو لبرل طبقہ ہے، جو سیکولر طبقہ ہے، وہ بھی رجب طیب اردوغان کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود رجب طیب اردوغان کی جو مقبولیت ہے ترکیہ میں لگاتار برقرار ہے، اور اب یہ جو پروٹیسٹ ہے، وہاں کی جو اپوزیشن پارٹی ہے CHP، وہ چاہتی ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، اس پروٹیسٹ کو پرتشدد پروٹیسٹ میں تبدیل کر دیا جائے، تاکہ ان کو موقع مل سکے اور عوام کو مزید اپنے ساتھ وہ لا سکے۔ لیکن ترکیہ کا صدر رجب طیب اردوغان نے کل ہی ایک بیان دیا، اور اپنے بیان میں رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اپوزیشن کی خواہش یہ ہے، اپوزیشن کا ایجنڈا یہ ہے کہ حکومت اشتعال میں آ جائے، حکومت ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنے لگے جس کی وجہ سے عوام ان کے ساتھ جائے۔ لیکن حکومت مشتعل نہیں ہوگی، حکومت جذبات میں نہیں آئے گی، بلکہ جو قانون کا تقاضا ہے اسی کے مطابق ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اور اکرم امام اولو کے خلاف جو الزامات ہیں وہ رشوت کا ہے، بدعنوانی کا ہے، کرپشن کا ہے، اور عدالتی طریقے سے ہی ان کی سزا کا اعلان ہوگا۔ حکومت کا اس معاملے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ترکیہ کی پوری خبر ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔